नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जी के हट इसका नाम है। आप देखा होगा, आपको मालूम चल गया होगा। हम लोग बात कर रहे थे, जैसा कि आपने थंबनेल से मालूम कर लिया, कि यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट की हाइलाइट्स बताई जाएगी। एनटीपीसी के संक्षेप में हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है, तो इसके बारे में विस्तार से सारी जानकारी आपको दी जाएगी। कितनी कट ऑफ रही लास्ट ईयर, क्या क्या इसमें हम तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस क्या है, सारी ए टू जेड जितनी भी जानकारी है दोस्तों, सब कुछ आपको बताया जाएगा यहाँ पे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये दिखा देता है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। ये देखिए, सारी चीजें मैंने निकाली है, काफी मेहनत से बनाया है ये। और यहाँ से आपको हर एक चीज पता चल जाएगी आपको। सो परीक्षा में अंक कैसे प्राप्त करें, अच्छे अंक, वो भी सब चीज बताई जाएगी। क्या क्या करना है आपको, सिलेबस में क्या क्या कवर करना है, कितनी कठिनाई रहती है, कितना समय लगता है, ग्रेजुएशन के लिए क्या, कितनी वैकेंसी, कौन कौन से पोस्ट हैं, और अंडर ग्रेजुएट के लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं, हर चीज़ आपके लिए डिटेल में लेके आया हूँ, ताकि आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और जो नहीं क्लियर हो पाएंगे इस वीडियो में, आप बताना, आपको अलग से एक वीडियो बना के बता दिया जाएगा। किसी का भी कोई भी डाउट रहेगा नहीं। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा ही है, आरआरबी एनटीपीसी का रिक्वायरमेंट के लिए आ चुका है। जो कि टोटल वैकेंसी की बात करते हैं हम लोग, तो ये है 11,558 के आसपास रहने वाली है। सो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है वो है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, जिसको आरआरबी बोलते हैं। ओके, एग्जाम नेम क्या है, आरआरबी एनटीपीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये याद रखना है थोड़ा सा। लेवल क्या रहेगा, 12th पास और ग्रेजुएशन दोनों लेवल के छात्र जो है इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर क्या है, 5/2024 और 6/2024, यानी मई जून 2024। ओके, एग्जाम लेवल कैसा है, तो नेशनल लेवल का एग्जाम है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये वार्षिक होती है, यानी कि एनुअली है, साल में एक बार आती है। ओके, एप्लीकेशन डेट की बात करें जो ये इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में ये आपका एग्जाम के फॉर्म्स फिल किए जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अब ये सोचेंगे 14 सितंबर को तो आएगी वैकेंसी, तो हम अपना आराम से करेंगे, जाके इसको लेट करते जाते हैं, और बाद में जाके वो साइट्स जो है प्रॉपर काम नहीं करती, तो बाद में मत भरना, पहले ही भर देना। ये ज़्यादा अच्छा बहादुरी का काम होता है, और तैयारी में लग जाना। सो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें, indianrailways.gov.in, rrbapply.gov.in, इस पे आप जाके तुरंत फॉर्म फिल कर सकते हैं। कब से, 14 सितंबर के बाद से। आज से नहीं कर पाएंगे, 14 सितंबर से आएगा फॉर्म, वहां से आप तुरंत भर देना और अपना तैयारी स्टार्ट कर देना। इंडियन रेलवेज रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात करें थे दोस्तों, जैसा कि बता दिया है ऊपर की 11,558 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल वैकेंसी 11,558 ग्रेजुएशन के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेजुएशन के लिए कितनी है, 8,113 वैकेंसी आने वाली है। और अंडर ग्रेजुएट के लिए, यानी कि 10+2, 10+2 के लिए, यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए कितना हो जाएगा, 3,445। इसमें कंपटीशन एकदम धुआंधार रहेगा, और इसमें भी रहेगा ग्रेजुएशन लेवल वालों में 8,113 वैकेंसी, और इस पे 3,445। इसमें जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का वो देखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंडर ग्रेजुएट के लिए 12th पास होना जरूरी है, और ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री एक अच्छी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, बस मान्य यूनिवर्सिटी हो उससे होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं, टिपिकली बिटवीन 18 से 30 ईयर। और यहाँ पे बात करें, 30 ईयर दिया गया, बट यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। 33 साल तक शायद जनरल कैटेगरी के लिए है, ऐसा 3-3 साल और बढ़ा देना उसमें, समझे, जितनी आपको मिलती थी एज लिमिट, उससे 3-3 साल आप एडिशनल ले लेना, और वहां पे एज लिमिट बढ़ा के आएगी, ऐसा मानना है। तो डरने की कोई बात नहीं, एज सबका लगभग आ ही जाएगा। कुछ ही लोग होंगे जो बाहर निकल सकते हैं इससे, अदरवाइज एज के चलते ज्यादा लोग प्रभावित नहीं होंगे। एप्लीकेशन डेट्स की बात करें दोस्तों, तो 14 सितंबर से बताया, जैसा कि ऊपर। क्लोजिंग डेट की 13 अक्टूबर की, यानी कि एक महीने के आसपास रहने वाला है। तो कोशिश यही करना कि सितंबर में ही भर दें, वो 13 दिन अक्टूबर के फालतू में मत जाना। जो भी जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग रह जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ईडब्ल्यूएस वगैरह बनवाना रहता है, या फिर जाति आय निवास कुछ भी हो सकता है वो चीज़ें। तो आप जल्दी से जल्दी पहुंच के 200-400-500 रुपये दे के फटाक से बना के अपना फॉर्म फिल कर दो, ताकि लास्ट का लफड़ा ना रहे। नेक्स्ट आगे बताते हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए ओपनिंग जो डेट्स रहने वाली वो कब है भाई। अंडर ग्रेजुएट के लिए है यहाँ पे, एक सेकेंड,
अंडर ग्रेजुएट, जी हाँ, ओपनिंग डेट सितंबर 21 से चालू होगा और अक्टूबर 20 को बंद होगा अंडर ग्रेजुएट यानी 12th वालों के लिए। और ग्रेजुएशन वालों की 14 तारीख से ओपन हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। CBT 1 होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्टेज 1 का होगा ये। फिर नंतर यानी बाद में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा, स्टेज 2 का होता है। और क्या होता है, टाइपिंग स्किल टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अगर ये सबके लिए नहीं होगा, ये कुछ ही पोस्ट जो रहते हैं उनके लिए ही सिर्फ लागू होगा ये चीज। तो ये दो चीजें जो ऊपर वाली CBT 1 और CBT 2 ये सबके लिए है। और ये जिसमें टाइपिंग मांगी गई है उन्हीं के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं रहेगा। जैसे ट्रेन क्लर्क का है, टीसी का पोस्ट है इस पे, अभी वो अभी आगे आपको दिखाता हूँ। टीसी का पोस्ट भी है, तो उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे ये टाइपिंग नहीं मांगा है। अब काफी लोग परेशान हो जाएंगे यहाँ पे कि टाइपिंग मांग लिया। टाइपिंग सबके लिए टाइपिंग नहीं है, टाइपिंग कुछ स्पेसिफिक पोस्ट है उन्हीं के लिए है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल हो जाएगा। इसके बाद आप जो है सीधा भर्ती हो जाएंगे। ये पांचों स्टेप कंप्लीट करने के बाद आगे अप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहता है। हालांकि लास्ट में मेरिट भी आती है, फाइनल मेरिट आती है, और उसके बाद में आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, फिर मतलब हो जाते हो। अप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगी, ऑनलाइन मोड रहेगा। फीस की बात कर ले 500 रुपये, और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 250। OBC के लिए भी 500 ही रखा गया है। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सैलरी की बात करें, बेनिफिट्स जो सबके अलग अलग रहने वाले, जनरली जो है 19,900 से 35,400 पर मंथ के हिसाब से पे स्केल रहने वाला है। एडिशनल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, अलाउंस मिलता है, डेयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, TDA वगैरह हर चीज़ आपको मिलेगी, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो अगले पॉइंट बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट ग्रेजुएशन लेवल के लिए कौन कौन से पोस्ट हैं वो जान लेते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए जानेंगे, उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट के लिए जानेंगे, सब कुछ हम लोग अभी बताएंगे। नेम ऑफ पोस्ट देखो, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो चीफ कॉमर्शियल रहेगा। इसका 7 CPC के हिसाब से पे लेवल 7 CPC के हिसाब से रहना 35,400, बढ़िया एकदम मस्त पेमेंट आएगी भाई। 18 से 36 इसकी एज है। टोटल वैकेंसी की बात करें 1736 पोस्ट सबसे ज्यादा इसी पे है। फिर स्टेशन मास्टर की बात करें 35,400 ग्रेड पे रहने वाला। इनिशियल पे की बात करें, ये पूरी पेमेंट नहीं आएगी, तो इनिशियल ग्रेड पे हो गया। A2 मेडिकल कैटेगरी A2 रहने वाली है। 18 से 36 एज लिमिट सबके लिए सेम है, और 994 इसकी वैकेंसी। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें तो 3144, जी हाँ सबसे ज्यादा पोस्ट इसमें है 3144 गुड्स ट्रेन मैनेजर में। ओके, फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे 1507 पोस्ट हो जाएंगी। 29,200 इनिशियल पे रहने वाला है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है 29,200। C2 लेवल का मेडिकल मिलेगा। 732 वैकेंसी है, टोटल हो जाएंगी 8,113। अब अंडर ग्रेजुएट की बात कर लेते हैं, उनका क्या सीन है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क 21,700 इनिशियल पे। अंतर क्या है, B2 ग्रेड का मेडिकल मिलेगा। 18 से 33 एज। टोटल वैकेंसी की बात करें 2022 वैकेंसी। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है 361 है। जूनियर क्लर्क 990, और ट्रेन्स क्लर्क TC की 72 पोस्ट हैं सिर्फ, ये ध्यान रखना। और 3,485 इस प्रकार से हो जाती है। अगला जो मस्ट चीज है जानने के लिए, वो आप जान लीजिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जो लोग तैयारी करेंगे, जो नहीं करेंगे वो तो उनका कुछ नहीं हो सकता है, वो तो अपना घूम फिर के निकल जाएंगे, सिर्फ देख लेंगे। सो तैयारी करना है। अब ऐसा है, कुछ लोग ये सोचेंगे कि तैयारी इसकी क्यों करें। भाई तैयारी किसी भी एग्जाम की करो, तैयारी होती चली ही जाती है। और एग्जाम में क्या, अभी पुलिस वाले एग्जाम में देखा, UPP के एग्जाम में, उसमें भी RRB के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, 2-4 मैथ के वगैरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और रीजनिंग वगैरह के। तो आप तैयारी करते रहिए, ऐसा मत सोचो कि NTPC का है तो हम इसको क्यों पढ़े, हमको पुलिस बनना है, ऐसा नहीं रहता है। तो यहाँ पे NTPC CBT 1 एग्जाम पैटर्न क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट और जनरल अवेयरनेस 40 नंबर, मैथमेटिक्स 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर की। तो इस प्रकार से टोटल हो जाता है 100। इस प्रकार से टोटल हो जाते हैं। सो 100 ए टोटल ऑफ 120 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 120 मार्क्स। ओके, द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट्स। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 फॉर ईच करेक्ट आंसर। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है।
तो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ हो गया दया, इधर कुछ तो गड़बड़ मैंने कर दी भाई। 3 3 6 4 10, यहाँ पे 60 नंबर की रहेगी भाई। इस जो 6 लिखा है ना, जनरल अवेयरनेस रहने वाली 60 नंबर की रहेगी, तब जाके 120 होंगे। ये 30 और ये 30 की रहेगी। फिर ये 35 का हो सकता है, बाकी ये 40 हो जाए। 4 11 नहीं होगा भाई, 60 नंबर की रहेगी जनरल अवेयरनेस। आगे दिखाता हूँ, आगे मैंने बनाया एक अच्छा ग्राफ। सो 120 नंबर के दो पेपर होंगे, CBT 1 CBT 2 होगा सेम। ये देखिए मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लीजिए। नंबर सिस्टम भी किसके लिए है भाई? ये सभी के लिए रहने वाला है, ऐसा इस प्रकार से कुछ। नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCF, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, लॉस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये रहेगी मैथ के लिए। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड फर्व सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल एंड रीजनिंग, सिलॉग और जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन आएंगे, स्टेटमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन और प्रॉप्स एक्सेट्रा, ये सब आने वाले। जनरल अवेयरनेस की बात करें, करेंट इवेंट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ये सारी चीजें कहा चलेगा। इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटीज, फ्लैगशिप, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कॉमन एब्रीविएशन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंट इशूज, यूनियन एंड अदर डेवलपमेंट्स, जनरल साइंटिफिक, इंडियन पॉलिटी एंड फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये सब पढ़ना है। अब देखो ये इस विस्तार में इधर दिया गया है। सो 40 नंबर, 90 मिनट का एग्जाम होगा। 40 नंबर का जनरल मैथमेटिक्स, 30 जनरल इंटेलिजेंस, 30, टोटल हो जाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। सेकेंड एग्जाम की बात करें, 50 नंबर जनरल अवेयरनेस, 35 का मैथमेटिक्स और 35 का इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये हो जाएगा 120। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई है, तो ऊपर ये सेम, ये ऐसे ही रहने वाला है भाई। यहाँ बदतमीजी हो चुकी है मेरे से, देख सकते हो 40 नंबर की रहेगा ये, टोटल 100 नंबर का पहले पेपर होगा भाई। तो 120 की बात कर रहे थे, ये कहाँ से कंफ्यूजन हुआ, मैं कुछ कंफ्यूज हो गया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 90 मिनट के दोनों एग्जाम होंगे, फर्स्ट और सेकंड भी। तो पहले फर्स्ट क्लियर करोगे, उसके बाद सेकंड में आप जाओगे। 100 नंबर के टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे 120 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, 1/3 की माइनस मार्किंग है, तो गलत नहीं करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? अच्छी अध्ययन योजना बनाएं, एक व्यवस्थित अध्ययन योजना बनाएं जिसमें सभी विषयों को कवर किया जाए, समय को सही तरीके से विभाजित किया ताकि आप सभी समय विषयों को पर्याप्त दे सके। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सबसे नंबर 1 VIP पॉइंट है। 95% बच्चे यही गलती करते हैं और 5% इसको फॉलो करते हैं, जो जिनका सिलेक्शन हो जाता है। मैं भी यही गलती बार बार करता हूँ, तो क्या है, इसी वजह से बैठ जाता हूँ बाहर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि योजना अच्छी बनानी, बट एक जो पॉइंट ये दिया हुआ ये मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। सभी विषयों को पर्याप्त समय दें, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। सभी विषयों को पर्याप्त समय दें, ये अगर कोई कर ले गया, राजा आदमी हो। फिर क्या करते, GS आती है, GS आप पढ़ते चले जाते कंटिन्यू, बट मैथ को हाथ नहीं लगाते हो। क्या होता है फिर, 2-3 क्वेश्चन मैथ के वहां पे कर पाते हो, करते हो 10-15, लेकिन एक्चुअल में सही होते हैं आपके 2 या 3 क्वेश्चन, क्योंकि वहां मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। इजी क्वेश्चन की संख्या रहती है मैक्सिमम की 4 या 5 रहती है। बंदे देख क्या, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ऐसा करके वहां पे 15-20 जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे वो सबकी वाट लगा के चले जाते हैं। बाद में देखते हैं माइनस में जाके 32 नंबर तो 22 नंबर ऐसे मिलते हैं टोटल ओवर। तो यहाँ पे क्या करना, सभी विषय के पर्याप्त समय देना है, सो दैट ऑन एन एवरेज आपका अच्छा पकड़ बनी रहे सभी उसमें। मान लो सभी से अच्छा 20-20 नंबर भी स्कोर कर ले जाते हो, ऐसे करके तो आप सभी बच्चों से आगे निकल जाओगे। 5% भी आपकी गिनती आ जाएगी। फिर 95% बच्चे क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट में, जिसको मैथ अच्छी लगती है वो मैथ में घुसा रहता है, जिसको GS अच्छी लगती है वो GS में घुसा रहता है। वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करना, ये बात मान लोगे तो थोड़ा सही होगा। बाकी अब मैं ज्यादा जानती हूँ, ऐसा मैं एज्यूम कर चुका हूँ पहले ही, और ये चीज़ मुझे हमेशा एहसास रहता है कि कोई भी मेरे सामने वाला है जो पढ़ाई कर रहा है वो अच्छा ही रहता है। समय प्रबंधन, समय का सही प्रबंधन करें, प्रत्येक विषय के लिए समय निर्धारित करें और उस समय का पालन करें, इससे आप सभी विषयों को समय पर कवर कर पाएं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। नोट्स बनाएं, नोट्स बहुत जरूरी है बनाना।
अध्ययन करते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट्स बनाएं। यह आपको परीक्षा के समय जल्दी से रिवीजन करने में मदद करता है। समूह अध्ययन करें, ग्रुप स्टडी में बहुत फायदा मिल सकता है आपको। इससे क्या होता है, दोस्तों के साथ विचार विमर्श करते रहेंगे, सो दैट कठिन विषयों को जल्दी आसानी से समझ सकते हो। भाई आपको क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है, आप सामने वाले से पूछेंगे, सामने वाला इजी तरीके से बता दिया, आपको समझा दिया। आपने उससे 2 क्वेश्चन के, उसने 4 क्वेश्चन के, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, जीएस में भी पकड़ अच्छी बन रही है, फॉर्मूले एक दूसरे से पूछो, इससे थोड़ा फायदा होता है। बट वहां पे ग्रुप डिस्कशन के चक्कर में दूसरे पंचायत ना करने लगो, तो इसकी वजह से तब करना, अदरवाइज अकेले ही पढ़ो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर कोई साथी अच्छा पढ़ने वाला पढ़ाकू लड़का है, उसके साथ बैठ सकते हो। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये भी जरूरी है कि पता चले छेड़ते हुए चले जा रहे हो, सब चीज उल्टा सीधा खा रहे हो, बाद में पता चल रहा है तबीयत खराब है, हो गया कल्याण फिर। तो नींद थोड़ा अच्छी नींद लेकर मतलब ये है कि 4-5 घंटे सो लो, बहुत है, ज्यादा नहीं, क्योंकि एग्जाम जल्दी होगा तो इसलिए 4-5 घंटे इनफ है। उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं। मैक्सिमम सो सकते हो तो 6 घंटे, उससे ज्यादा नहीं, 6 घंटे से ज्यादा नहीं। पूरा लगा दो एकदम खींच के, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोच के पढ़ो आगे। और मैक्सिमम टाइम स्टडी को दो, और थोड़ा व्यायाम भी कर लो इसी बीच। स्वस्थ शरीर और मन से आप बेहतर रहेंगे, तभी अध्ययन कर पाएंगे। ओके, सकारात्मक सोच रखें, और वहाँ निगेटिविटी में सोचो इतना कट ऑफ जाएगी, वैकेंसी कम है, ये वो सारी बातें सोचने का कोई मतलब नहीं है। मन लगा के पढ़ो, कुछ तो होगा ही, इतना याद रखो। आगे क्या है दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखी है, कैसे सिलेबस को कवर करना है, इसके बारे में मैंने यहाँ बताया है। वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या बनाया है यहाँ पे। सो आप ये चीज़ देखिए अच्छे से, तो दैट आपको भी मालूम चले। तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 परीक्षा देश की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक है, आपको पता ही है। कई उम्मीदवार हर साल इस सीबीटी के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन कुछ ही को मेरिट में स्थान मिलता है। उम्मीदवार केवल महत्वपूर्ण अध्याय और विषय तैयार करने के लिए नवीनतम आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। सो दैट एनटीपीसी सीबीटी परीक्षा में सफलता हासिल करने की तैयारी की रणनीति यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप जान लीजिए यहाँ पे। आरआरबी एनटीपीसी 2024 परीक्षा देश की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में एज बढ़ चुकी है। सो पुराने बच्चे भी बैठेंगे, जो नए लड़के हैं वो तो उनकी तैयारी थोड़ी कम रहती है इन कंपेयर टू ओल्ड। ओके, तो जो पुराने हैं उनको तो भाई अच्छे से याद होगा, लेकिन उनका भी होलिया बैरंग हो जाता है तब जब एग्जामिनर जो है एग्जाम टफ बना देता है, यानी कि पेपर टफ बनता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीके मैं बता रहा हूँ ये देखिए। परीक्षा देश की सबसे अधिक परीक्षा है, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। उन्नत अध्ययनों के लिए बुनियादी बातों को सीखने की उच्च गुणवत्ता वाली किताबें और संसाधन चुनें। ट्रेंडिंग टॉपिक्स और कठिनाई स्तर को जानने और कमजोर क्षेत्रों में सुधार करने के लिए मॉक टेस्ट दें। सो जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं और मॉक टेस्ट, ये 2 चीजें एकदम याद रखनी है। ठीक है, कठिनाई का स्तर क्या रहता है एग्जाम से, पिछले ईयर सालों के पेपर देखें, लास्ट ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार से आ सकते हैं, आप उसका अध्ययन करेंगे आपको मालूम चलेगा। मैथ के क्वेश्चन हूबहू वैसे ही आ जाते हैं। हूबहू का मतलब ये है कि एज इट इज, मतलब कि आपको जैसे एग्जाम का पैटर्न, मैथ तो मैथ ही रहने वाली है ना, लेकिन जीएस और उसमें ऐसा धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछता है कि वाट लगा देता है। साइंस इसमें ज्यादा पूछी जाएगी, साइंस का वेटेज थोड़ा सा अच्छा रखने का है, नोट्स तैयार करते रहें, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें, पिछले साल के पेपर प्रश्न पत्रों का अभ्यास करते रहें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको जितने अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दे सकते हैं वो मॉक टेस्ट देने की, मतलब मॉक टेस्ट देने के लिए बैठे। और उसमें आप ये चीज, एक चीज जानकारी रखें कि मेरा कौन सा विषय जो है कमजोर है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा समय दे उस सब्जेक्ट में, ज्यादा से ज्यादा मतलब कि इन कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ओके, तो वहां पे ज्यादा समय देंगे, सो क्या होगा कि आपका वो सब्जेक्ट भी अच्छा होता चला जाएगा, एवरेज में तो एटलीस्ट आ जाए। सो दैट वहां पे नंबर जो इतना कम, जैसे मान लो मेरे मैथ में हमेशा जाते हैं कि 25 नंबर का मैथ आता है, तो वहां पे मेरे मान लो 4 या 5 नंबर आते हैं। तो अगर मैं इतना मेहनत कर लेता हूँ, मेरे 15 या 20 पहुंच रहे हैं, 20 तो बहुत ज्यादा बोले, बट 15 अगर पहुंच रहे हैं तो समझ लो बल्ले बल्ले है फिर। तो 15 नंबर तक पहुंचाने का प्रयास करो आप। जहाँ 5 आए, 5 से अगर 15 घसीट देते हो ना भाई, मजा आ जाएगा यार। और बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा कर लो, बाकी सब्जेक्ट्स मान लो आपको जीएस अच्छा लगता है, जीएस ज्यादा पढ़ रहे हो, जीएस थोड़ा सा कम करके जीएस में भी अच्छी पकड़ रखो, क्योंकि जीएस का कुछ भरोसा नहीं था कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछेगा भाई, मान लो नहीं चलता, अपने को आइडिया नहीं रहता है। बट मैथ और रीजनिंग दबा के जितना हाथ मारोगे उतना ही मजा आएगा।
और उतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, एकदम बिंदास होकर पढ़ने का। बाकी जो होने का है वो हो जाएगा, जिसका होना है वो उसी का होगा। कितना भी सर नीचे पैर ऊपर कर लो, कुछ घंटा होने वाला नहीं है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी लास्ट चीज जो बताना चाहता हूँ, कि मजे में रहो, मजे में करके पढ़ाई करो। ज्यादा इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं, कि घर पे खैयास चल रहा है तो उसके लिए परेशान हो। कि घर वर का मत सोचो, फैमिली का ज्यादा मत सोचो। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं भी उसी स्टेज से गुजर के आया हूँ भाई। ये छोटी छोटी बातें चलती रहती है, उनको साइड करो। अगर घर पे रह के पढ़ सकते हो तो अच्छी बात, बाहर रह के पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम यही करना चाहिए कि घर पे रह के ही पढ़ो, चाहे क्लेश हो चाहे कुछ भी हो। थोड़ा सा संभालो अपने आप को। और ज़्यादा टेंशन ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जितना हो सकता है मैक्सिमम टाइम इसमें एफर्ट्स दो, तो देखो अपने आप को खुद मजबूती स्थिति में लाके खड़ा कर दोगे, और समय ऐसा आएगा कि आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आज नहीं हो रहा है कल होगा, कल नहीं हो रहा है परसों का, बट होगा एक दिन। और कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी एनटीपीसी के लिए जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे, सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। भाई सबका सिलेक्शन हो जाए। खूब मन लगा के पढ़ो। पढ़ना तो पड़ेगा यार, चाहे अभी पढ़ लो चाहे बाद में पढ़ लो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करते रहो। बैठो मत ऐसे खाली हाथ। तो दोस्तों यही थी आज की क्लास। और यहाँ पे आपने अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा है, समझे, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना अपना। और बाकी इसी प्रकार की चीजें आपको बताई जाएंगी इस चैनल पे, जीएस वगैरह, मैथ, रीजनिंग, सारी चीजें जो भी हो सकता है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी अच्छी क्वालिटी का। क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूमिंग हो जाता है और मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है। और इधर उधर की चीजें करता रहता हूँ इसी तरह। सो तैयारी भी करता हूँ मैं थोड़ा बहुत, इस वजह से। बाकी अपना सपोर्ट बनाना। अगर अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, तुरंत आप, बहुत सारे लोग हैं उनको सपोर्ट कर सकते हो मुझे छोड़ के। अगर आपको मैं अच्छा लगूँ तो आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हो। वैसे भी हजारों चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो मेरा भी एक कर दोगे, कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है आई थिंक। और कुछ ना कुछ तो अच्छा बता ही दूंगा, इतना उम्मीद है। कि थैंक यू, और आपका सिलेक्शन हो जाए कहीं ना कहीं, ऐसी आशा करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग दोबारा से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।